किसान नेता, क्रांतिकारी और लगातार संघर्ष करने वाले 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ कई से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। किसान नेता, क्रांतिकारी और लगातार संघर्ष करने वाले सुधीर चौहान जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। न केवल मैं उनका, उनके साथ साथ बहुत जिम्मेदार लोग, सम्मानित लोग जो लगातार किसानों के सवालों को लेकर के उनके हक, उनके सम्मान को दिलाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं एक एक साथी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। वहीं हमारे साथ जो आज जुड़ रहे हैं, पूर्व में रहे विधायक अमर सिंह चौधरी जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। उनके आने से समाजवादी पार्टी को जहां मजबूती मिलेगी, वहीं समाजवादी पार्टी का लगातार पीडीए परिवार को बढ़ाने का जो लगातार हम लोग का प्रयास है, उसमें जुड़ने से हमारे पीडीए परिवार को और आगे बढ़ने का मौका मिलने जा रहा है। वहीं सामाजिक न्याय के राज के स्थापना के लिए जो संघर्ष समाजवादी पार्टी कर रही है, उसमें हमें उनके जुड़ने से बहुत बड़े पैमाने पर ताकत मिलेगी। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। उनके साथ बड़ी संख्या में जो उनके साथी कार्यकर्ता हैं, उनका भी आभार, क्योंकि इतने लोग नहीं आ सकते थे, बड़ी संख्या में जिले में ही लोग हैं। मैं उन साथियों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज हमारे साथ विद्यासागर जी और लालजी भारती जी जो जुड़ रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर के आज हमारे साथ आए हैं। न केवल वो दोनों लोग आए हैं, बल्कि उनके साथ बड़ी संख्या में साथी जो आज यहाँ पर हैं, गोरखपुर और आसपास के जिलों में जो बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आ रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, मान्यवर काशीराम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी जो लगातार संघर्ष करते रहे, उनका लगातार ये रास्ता रहा कि लोगों को सामाजिक न्याय मिले, हमारे गरीब और पीड़ित परिवार के लोगों का जो हक और सम्मान छीना जा रहा है, वो हक सम्मान मिले और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम सब लोग मिलकर के संघर्ष करेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि 2027 में पीडीए सरकार बना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम करेंगे। मैं नोएडा से बात इसलिए शुरू करना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली का किनारा है। नोएडा में न केवल नोएडा के लोग और आसपास के लोग रहते हैं, बल्कि अगर हम देखें तो दुनिया के तमाम देशों के लोग वहां रहते हैं, कारोबार कर रहे हैं। और वहां के लोग कारोबार से जुड़े होने की वजह से आज नोएडा तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर है। लेकिन जो हमारे किसान हैं, जिनकी जमीन पर वो तमाम खुशहाली और तरक्की लाने का जो प्रयास चल रहा है, अगर किसानों के साथ धोखा होता है तो मैं समझता हूं ये विकास और विकास का रास्ता नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आज अपने नोएडा के आए हुए सुधीर चौहान जी के साथ साथ जितने भी किसान साथी हैं और जो नहीं आ पाए, उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में जो आपकी मांगे हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। क्योंकि जमीन बढ़ नहीं सकती। जितनी खेती है, खेती करने लायक जो जमीन है, वो एक्सपेंड नहीं हो सकती है। लेकिन लगातार जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, विकास हो रहा है, या विकास के लिए जो जरूरत पड़ रही जमीन, हमारी जमीन सिकुड़ती चली जा रही है। और वहीं जो फैसले सरकार को लेने चाहिए थे, जिससे हमारा किसान खुशहाल होता, खुशहाली तो दूर, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार साजिश षड्यंत्र करती है और जो कानून है, कानून की परवाह न कर करके, दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके, डरा करके, उनसे करार करके, सहमति कर करके जो जमीन छीनने का सिलसिला जारी हुआ है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और भविष्य में किसानों को सर्किल रेट बढ़ा करके मार्केट वैल्यू दिलाने का काम हम लोग करेंगे, जिससे कि हमारे किसान भी खुशहाल हों। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का यह प्रयास होगा
कि आपको लखनऊ आने में 5-5.5 घंटे से ज़्यादा समय ना लगे। इस तरह की सड़कें हालांकि बना करके समाजवादियों ने दिखाई है, लेकिन भविष्य में वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना करके देंगे जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था को तो लाभ पहुंचेगा ही पहुंचेगा, वहीं हमारे किसान, हमारे गरीब नौजवान, उनको रोजगार और नौकरी के भी अवसर बनने का और मिलने का मौका मिलेगा। जहां आज हम लोग यहां बैठे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का कार्यक्रम कर रहा है। ये तब कर रहे हैं जब ये भूल चुके हैं कि अमेरिका ने अभी अभी टैरिफ लगाया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रचार किया इन्होंने, लेकिन जो हमारे कारोबार करने वाले लोग हैं, जिनका नुकसान हो रहा है टैरिफ की वजह से, उनके लिए क्या सरकार ने फैसला लिया, अभी तक सरकार सामने नहीं आई है। कम से कम सरकार को जो कारोबार का नुकसान हो रहा है उसके लिए मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, जिससे हमारा कारोबार चलता रहे, कारोबार के लोगों का नुकसान ना हो। जहां पंचायत, ग्राम पंचायत और हमारे गांव की सभी पावर छीन ली गई है लगभग नोएडा जिले में। आने वाले समय में हमारे गांवों का विकास कैसे हो, गांवों का विकास शहरी विकास से कैसे जुड़ सके, उसके लिए भी अगर हमें उन्हें कोई ना कोई रास्ता निकाल करके उन्हें भी अधिकार देने का काम करना पड़ा, तो चाहे हमें कोई भी बदलाव लाना पड़ेगा, जो उनके अधिकार छीने गए हैं उन अधिकारों को देने का काम करेंगे, क्योंकि जो हमारे गांव है वो भी खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़े। मैं सभी साथियों का फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे जो साहित्यकार कवि हेमंत सिंह राजपूत जी, जिन्होंने पहले भी हम लोगों के बीच में आकर के बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आज अपनी लिखने के तरीके से, कविता से ये जो समाज की सेवा कर रहे हैं, और तमाम वो लोग वीरांगना महारानी अवंतीबाई जैसे महापुरुष लोग जिनको हम भुला देते हैं, पुनः उनकी यादों को जीवित करना, उनका संघर्ष और उनको सम्मान दिलाने का काम करें। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, हेमंत सिंह राजपूत जी को और उनके सभी साथियों को। साथ ही साथ ये शिवा सिंह जी को और उनके परिवार को, आदरणीय बाबूजी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत पुरानी किताब और एक बहुत अच्छी किताब जिसमें बड़ी जानकारी है, न केवल भारत के लोगों के विदेश में बसने का, बल्कि उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। पहला गिरमठिया जो, हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात है गांधी जी, उनकी जानकारी उनके बारे में। लेकिन वहीं उस समय नेताजी ने जो सहयोग किया, और यहाँ जितने भी साहित्यकार, हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे कि अगर नेताजी के पास कभी कोई आ गया होगा और कभी उन्हें ज़रूरत महसूस की होगी कि इस तरह के काम से समाज की सेवा होगी, तो कभी भी नेताजी पीछे नहीं हटे। उस समय जो सहयोग किया है, मैं समझता हूँ उस समय का जो हजारों का सहयोग है वो लाखों का रहा होगा। अगर हम आज उसकी वैल्यू देखें तो उसी का परिणाम ये है कि आज हमारे पास इतना बड़ा इतिहास हमारे हाथ में है। हमें उम्मीद है इसको लोग पढ़ेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। मैं इनको भी बधाई देता हूँ। वहीं हमारे बहुत जिम्मेदार पार्टी के संगठन के नेता और वाराणसी के बहुत ही पुराना सम्मानित परिवार, उनका साथी और समाजवादी संगठन का हमारा पदाधिकारी, जब भी वाराणसी में प्रधानमंत्री जी आते हैं या मुख्यमंत्री जी आते हैं, सबसे पहले पुलिस इन्हीं के घर भेज दी जाती है। न जाने कितनी विजिट हुई होंगी, जितनी उन लोगों की विजिट हुई है उतनी ही विजिट पुलिस की इनके घर पे हुई है। इन्हें सुरक्षा नहीं दी गई है, इन्हें सुरक्षित माहौल में बैठा दिया जाता है। और जो उनके सवाल है बहुत बुनियादी सवाल है कि जो सीवेज है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो एनटीपीसी का प्लांट लग रहा है, उसकी वजह से बड़े पैमाने पे जो आबादी वहां पर रह रही है, उसके स्वास्थ्य को लेकर के
गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब सरकार के पास नहीं है। कोई प्लांट लगे, विकास हो, उसके खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन अगर आबादी के बीच में लग रहा है तो सोचिए वहां के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की अगर चिंता नहीं होगी तो ऐसे विकास के साथ हम लोग कभी खड़े नहीं हो सकते। कि अगर स्वास्थ्य का नुकसान होगा, उनके शरीर का नुकसान होगा, तो हम सब मिलकर के उसका विरोध करेंगे। हमारी मांग है कि जो वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, एनटीपीसी या अन्य संस्थानों के माध्यम से लग रहे हैं, कम से कम आज के समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई भी पॉल्यूटेंट बाहर नहीं आ सकता, पॉल्यूशन नहीं हो सकता है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। सरकार खुद ही कह रही है कि हमारा बजट सरप्लस है। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना कि सरकार ये कह रही है कि हमारा बजट सरप्लस है। पहली बार अगर बजट सरप्लस है तो हमारे वाराणसी और प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र के लोग क्यों जान खोएं? क्योंकि अगर ये पॉल्यूशन नहीं रुकता है तो हो सकता है इनकी आंखें खराब हो जाएं, शरीर खराब हो जाए, कैंसर हो जाए। न केवल इनको फेस करना पड़ेगा बल्कि आने वाली पीढ़ी जो है उससे भी फेस करना पड़ेगा। इसलिए हमारी मांग है कि अगर प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में इतना बड़ा कारखाना लगा है या इस तरह का पॉल्यूशन के खत्म करने के लिए प्लांट लग रहा है तो वो पूरे मानक के साथ लगे, आज के समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से लगे, तभी वहां के आसपास के लोगों का जीवन बचेगा, जीवन सुरक्षित होगा। केवल एक जगह नहीं, एनटीपीसी तो बहुत मुनाफे में होगा। हमारे सांसद लालजी वर्मा जी हैं, ये जानते होंगे, इनके क्षेत्र में लगाए कारखाना एनटीपीसी का। एक तो हम ही लोगों ने लगवाया 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, एक यूनिट समाजवादी सरकार में लगी। वहां के गांव और आसपास के लोगों को पॉल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर राख उड़ती है, एयर पॉल्यूशन है। जो प्रोसीजर उन्हें अपनाना चाहिए राख को ढोने के लिए, राख को हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ठेकेदारों से मिलकर के वो पूरा पैसा खा जा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर राख उड़ रही है, जो आंखों में, सांस के लिए या पेड़ पत्तों के लिए या वहां के जो जितनी भी खेती बाड़ी उसको नुकसान पहुंचा रही है। हमारी मांग है कि एनटीपीसी अंबेडकर नगर में जो कारखाने लगे हैं, जो उनकी बड़ी बड़ी चिमनियां हैं, उनके फिल्टर प्लांट आधुनिक हों, टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो आज के समय पर सबसे बेस्ट जो हो सकता है वो फिल्टर प्लांट लगना चाहिए, जिससे कि वहां के आसपास का एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहे, लोगों का जीवन का नुकसान न हो और भविष्य में उनको इलाज के लिए दूसरी जगह न जाना पड़े। हमें उम्मीद है सरकार फैसला लेगी। वहीं सरकार काम के अलावा गंजिंग कर रही है। हमारे जितने पत्रकार साथी हैं ये जानते होंगे, जब गंजिंग करने कोई जाता है तो बहुत कपड़े वपड़े ढंग के पहन के जाता है, तैयारी के साथ जाता है। पता नहीं सरकार को पता ही नहीं कहां की गंजिंग कर रहे हैं। और सच्चाई ये है, जिन्होंने जीएसटी लगा करके लूटा, खजाना बना लिया, इकट्ठा कर लिया, आज वही लोग जनता को धोखा देने के लिए निकले हैं। बताओ, 9 साल में इनको पता लगा कि दूध महंगा हो गया है, दही महंगा हो गया, खाने पीने का सामान महंगा हो गया, किताबें महंगी हो गई हैं, कपड़ा गरीब का महंगा हो गया। सोचिए 9 साल बाद पता लगा इन्हें। अभी तक कितना इन्होंने इकट्ठा किया होगा, क्या उसकी भरपाई होगी? और जो जानकारी मिल रही है व्यापारियों के माध्यम से, ये एक तरफ तो कम कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जीएसटी बढ़ा करके वही ले रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि ये मुनाफा कमाने दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के फैसले, उनकी सरकार के फैसले यही हैं कि वो मुनाफा कमाने दे रहे हैं। ये जब तक मुनाफा कमाना बंद नहीं होगा तब तक महंगाई कम नहीं हो सकती है। ये जीएसटी का कम करना धोखा देना है। कल भी मैं एक बड़े अखबार का
सबसे बड़ा एड, फुल पेज एड देख रहा था मैं। किसी क्रीम पे 2 रुपए कम हो गए, किसी और शैम्पू पे 3 रुपए कम हो गए, 4 रुपए कम हो गए। अगर ये बात गलत है तो सरकार बताएगी मैं गलत बोल रहा हूं। और वो भी बड़ा बड़ा विज्ञापन है। आप बताइए, क्रीम पर 2 रुपए 4 रुपए कम हो जाएं तो हमारे किसान को क्या लाभ है इससे? अगर मुख्यमंत्री ये बताएं कि शावर जेल से, बॉडी लोशन से जो कम हो गया, इससे बताइए किसान को क्या लाभ है? हमारे नौजवान को कौन सी नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया, कौन सा कारोबार बढ़ गया? क्योंकि सरकार के पास कोई नैरेटिव नहीं बचा, सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। इसलिए ये धोखा देने के लिए गंजिंग करने निकले हैं। गंजिंग करने वालों को सबक सिखाने का काम करेंगे। गंजिंग और गांजा, आज ही एयरपोर्ट पर जो गंजिंग कर रहे हैं उन्हें पता होगा, अखबार पढ़ा होगा उन्होंने, कि 2 माह में 44 करोड़ गांजा पकड़ा गया। बताइए, अगर हम ये थोड़ा गलत पढ़ें तो मामला गड़बड़ा जाएगा। गंजिंग और गांजा, थोड़ी हिंदी हमारी गड़बड़ा जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भविष्य में हम आपको भरोसा दिलाते हैं। बहुत देर बाद हंसे तुम। यही समाचार है और क्या। भविष्य में ये इस महंगाई को कम करने के लिए समाजवादी पार्टी संकल्प लेती है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी ने जो दाम बांधो नीति को लेकर के समय समय पर बात रखी थी और सरकार बनने पर कुछ चीजों पर अमल किया गया था। हम उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि 2027 में सरकार बनने के बाद दाम बांधो नीति को लागू कर करके जरूरत की चीजों को सस्ता करने का काम करेंगे। उसकी कीमत कुछ भी हो, एक दाम बांधो नीति जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दी थी, समाजवादियों की है, उस दिशा में हम लोग काम करने का काम करेंगे। एक बार फिर मैं नोएडा और आसपास के लोग आए उनका धन्यवाद देता हूं और खासकर हमारे अमर सिंह चौधरी जी का विशेष धन्यवाद। इनके आने से हमारी पार्टी को और लाभ मिलेगा। हमारे गोरखपुर के साथी आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं राजनीतिक तौर पर उनको सम्मान देने का काम और सामाजिक न्याय की जो लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को लेकर के माननीय काशीराम जी के रास्ते पर चले हैं। हम लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए आपके साथ खड़े होकर के समाजवादी लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्या चीज? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, दोनों बहुत सेंसिटिव है। हमें आपको ये देखना चाहिए इसकी जड़ में कौन है। उस विषय पे हमें कुछ नहीं बोलना। हालांकि वो बहुत खराब बात हो जाएगी, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आपको सवाल, इससे महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहिए था। आप सोचिए, पुलिस किडनैपिंग कर रही है उत्तर प्रदेश में। पुलिस के लोग किडनैपिंग कर रहे हैं, फरौती में 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। और कानपुर की घटना आपको पता ही है। जिस समय सच्चाई से खुलासा होगा, बड़े पैमाने पे आईपीएस, बड़े पैमाने पे पुलिस के अधिकारी, बड़े पैमाने पे बीजेपी के लोग शामिल निकलेंगे, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे थे कानपुर में। सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अपराधी पुलिस और बीजेपी एक हो? ये तिगड़ी, अभी तक तो हम लोग चुनाव की तिगड़ी देखते थे कि चुनाव आयोग, सरकार के अधिकारी और बीजेपी तीनों मिलकर के काम करते थे।
कानपुर में एक कदम आगे अपराधी बीजेपी और पुलिस मिलके लोगों को परेशान कर रही थी। हालांकि धर्म में एक दूसरे के प्रति अगर आई लव यू कहने लगे तो सब मामले खत्म हो जाएंगे। हम लोग हिंसा के पक्षधर लोग नहीं हैं और बीजेपी के लोगों को भी हिंसा के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए लोगों को। ये कौन सी नई बात हो रही है? ये तो जमकर के पिटाई है, डब्बे टकरा रहे हैं। अभी तक तो इंजन टकरा रहे थे, याद कीजिए आप। अभी तक तो हम और आप लोग देख रहे थे इंजन टकरा रहे हैं, अब तो डब्बे भी टकरा रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो सफेद टेबल पर बैठ करके समझौता कब कराया जाएगा। मुझे नहीं उम्मीद है कि समझौता करा पाएंगे, क्योंकि वहां पर सम्मान की लड़ाई है। ये वैसे मैं अपना पक्ष रख चुका हूं सोशल मीडिया के माध्यम से। जाति हमारा पहला इमोशनल कनेक्ट है। जाति हमारा पहला इमोशनल कनेक्ट है और जो भी आरक्षण है यहां पर वो जाति के आधार पर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण दिया है संविधान में, जाति के हिसाब से मिला है। और उसके बाद मंडल कमीशन जो बना, उसकी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में यही चर्चा हुई कि आखिरकार हम आरक्षण कैसे दें। उस प्रस्तावना में यही बात निकल करके आई, क्योंकि जाति के आधार पर हम पिछड़े हैं, इसलिए जाति के हिसाब से आरक्षण मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर घबराए हुए हैं। ये पीडीए की एकता से घबराए हुए हैं, बहुजन समाज की एकता से घबराए हुए हैं, इसलिए इधर उधर भाग रहे हैं। और जब से समाजवादी पार्टी ने ग्राफ जारी किए, ग्राफ बना करके, जिसमें हम लोगों ने सवाल पूछा उनसे कि बताइए एसटीएफ में पीडीए कितने हैं, या किसी जिले का हम लोगों ने ग्राफ करके सूचना दी कि इस जिले में न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पीडीए परिवार का कोई है ही नहीं। कोई विभाग उठा करके देख लीजिए आप, यही विभाग जिसमें 44 करोड़ गांजा पकड़ा गया है, पीडीए के लोगों को दुकान ही नहीं मिली किसी को। कब्जा किसका है उसमें? तो ये पीडीए की लड़ाई से घबराए हुए लोग हैं कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब लोग मिलकर के एक हो रहे हैं। और उन्होंने पिछले 9 साल से देखा कि किस तरीके से ये सरकार अपमानित कर रही है। अपमानित ही नहीं कर रही है, ऐसी जगह से कब्जा कर लिया है प्रचार के लिए, वहां भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, तो अब सच्चाई भी नहीं पहुंच पा रही है। हमारे कैमरे तो सही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन टीवी पे चलता कुछ और है। ये लड़ाई बड़ी है, इसलिए घबराए हुए हैं लोग, जिन्हें आरक्षण खत्म करना है। और फिर जो हरिजन एक्ट है, वो तो जाति के आधार पे गाली गलौज, तो पूरा एक्ट ही इसी लिए बना है, जाति के हिसाब से तो अपमानित हो रहे हैं। ये बताए सरकार की गंगा जल से धोने वाले मकान को, उसके लिए क्या कानून लाए हैं, और जिन्होंने धुलवाया उन पे कार्रवाई क्या हुई है? न केवल वो, बल्कि मंदिर में जिसमें हम लोग गए थे, मैं खुद मंदिर में गया, वहां के पुजारी, वहां के पंडित जी मना कर रहे थे कि गंगा जल से मंदिर मत धोइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया था। जिस दिन ये जवाब बता देंगे कि आखिरकार क्यों धुलवाया था, उसी दिन हम उनकी बात मान लेंगे। और अगर ये बात नहीं बता पाते हैं तो ये सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि पीडीए और समाजवादी पार्टी ने सबका भरोसा जीता है।
जो विकास और जो सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए संघर्ष पार्टी ने किया, हमें उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर लोग और जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के आंदोलन से। अरे मैंने इतना बता दिया, उसी में निकाल लो जो निकालना है। हमने कहा जब तक ये नहीं बताएंगे गंगा जल से क्यों धोया, हमारी लड़ाई चलती रहेगी सामाजिक न्याय की। और आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में आरक्षण क्यों दिया, ये तो पढ़ना चाहिए आपको। वो पढ़े ही नहीं है, जो सरकार के लोग बैठे हुए हैं वो घबराए हुए हैं कि उनकी पोल खुल जा रही है आजकल सोशल मीडिया से, यूट्यूब पर। तुम हाईकोर्ट जाओ, हाँ क्या? हमें उम्मीद है कि आपकी बात कोई सुनेगा, न्याय मिलेगा। क्या हुआ, पत्रकार को जेल भेज दिया? तो डरा रहे हैं तुम्हें, तो डर क्यों रहे हो? तुम्ही पे हुई है, तुम्ही पे हैं, इन्हीं पे हुई है। क्या भ्रष्टाचार खोल दिया तुमने? उन्होंने कहा कि आप जाके मामले को सॉर्ट आउट कर लो, मैंने मना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने और जेई ने मिलकर मेरे नाम में ये मैं आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार में। एक एक विभाग में बड़े पैमाने भ्रष्टाचार है। अभी एक विधायक ने उनके ने बताया कि 10% तो हमारा है। लोग बुरा मान गए, बोले हम तो ज्यादा लेते थे, बताएगा 10%। सोचिए आप, 10% खुले मन से बोल रहे हैं विधायक जी, तब कुछ नहीं हो रहा। और एक बीजेपी के विधायक ने टेबल पे फेंक दिया है अधिकारी के सामने पैसा, कि लो पैसा तुम्हें, तभी तुम हमारा काम करोगे। और वही नहीं, आप में से कोई नहीं बताया, ये बताओ वो उत्तराखंड में पैसा किसका पकड़ा गया था? आप बताओ, सब जानते हो, सब घबराए हुए इस तरह के पत्रकार। एक बहादुर पत्रकार है, मैं बधाई देता हूं इस पत्रकार को, कम से कम भ्रष्टाचार इसने खोला है। क्योंकि कल को हमें भी तो नहीं फेस करना पड़ेगा, तो हम लोग नाराज नहीं हो सकते ऐसे लोगों से। अब सही, उत्तराखंड में कितना रुपया निकला बताइए आप? और हम तो मांगते मांगते थक गए। वो कानपुर वाला पैसा ही तो दे दो, हमारा चुनाव तो लड़ ले हम लोग। वो भी तो बीजेपी का ही था, निकला। सोचिए आप, बीजेपी का निकला। और हमें आपको उलझाया हुआ है कि क्रीम पाउडर शैम्पू में 2 रुपए कम हो गए, 4 रुपए कम हो गए। अच्छा, आप खुद बाजार जाइए, हम भी जाएंगे बाजार। ये जो बुलवाया जा रहा है ना स्टेटमेंट, ये सब बीजेपी वाले हैं। कल मैं स्टेटमेंट देख रहा था कई लोगों को, ये वो लोग हैं जो मुनाफा कमा रहे हैं, बड़े पैमाने पर मुनाफा कमा रहे हैं, उन्हीं के इंटरव्यू लेने के लिए आपको भेजा जा रहा है। ये बात हमें समझ में नहीं आती क्या? जो ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, और मुनाफा कमाना ही भ्रष्टाचार होता है ज्यादा। मेरे पत्रकार साथी, गर्मी में कौन जैकेट पहनेगा? अच्छा, गर्मी में तो वैसे ही सस्ती बिकती है। आप बताइए, सर्दी में एसी सस्ता बिकता है कि नहीं बिकता है? कमाल हो गया, ये कोई बात हुई? अच्छा, गर्मी में आप जैकेट खरीदोगे? गर्मी में जैकेट तो वैसे ही सस्ती मिलती है। केवल निजी अस्पताल मत, मैं उनके स्वस्थ होने की और कामना करता हूं, जल्दी स्वस्थ हों, अच्छा स्वस्थ हों। और जो भी संबंधित डॉक्टर देख रहे हों, मैं उनसे भी कहूंगा कि जल्दी अच्छा इलाज कर दें उनका। ये समाजवादी पार्टी का बनाया हुआ मेदांता हॉस्पिटल है, जिसका शिलान्यास नेताजी हम लोगों ने किया था। और ये बात भी ठीक है कि प्राइवेट हॉस्पिटल इधर बड़े हैं, और नोएडा में भी हम लोगों ने जगह दी थी उनको। हमें उम्मीद है कि सरकारी अस्पताल भी के साथ साथ
ये जो प्राइवेट अस्पताल बन गए बड़े बड़े, ये इलाज सस्ता करेंगे। जब आपके अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलेगा, क्वालिटी का इलाज मिलेगा, तो कोई भी प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाएगा। ये किसी बिल्डर से मिलकर के जमीन बेच दी होगी, ये किसी बिल्डर को जमीन बेच दी होगी। उस बिल्डर को सावधान रहना चाहिए। समाजवादी लोग देख रहे हैं इस बात को। हैं? हम लोग हिंसा के पक्ष में लोग लेंगे, हम लोग हिंसा के पक्ष में नहीं। लेह लद्दाख के लोगों की जो मांग है, लेह लद्दाख के लोगों की जो मांग है, वहाँ के लीडर्स, वहाँ के काउंसिल के लोग, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को जो भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था कि स्टेटहुड और उनको पावर्स वापस की जाएंगी। याद रखिए, मुनाफा कमाना ही भ्रष्टाचार नहीं है। नेताजी और समाजवादी लोग कहते थे वादा खिलाफी भी भ्रष्टाचार है। ये जो वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी का परिणाम है कि उन्हीं का कार्यालय जला दिया गया। वादा खिलाफी की वजह से है, क्योंकि तमाम वीडियोस और तमाम स्पीचेस हैं जहां पर यह आश्वासन दिया गया था लेह लद्दाख के लोगों को। और क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, हमारी बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट की जो भी मांगे हैं वो सरकार को माननी चाहिए। ये वही स्टेट है जहां पर अभी कुछ दिन पहले चीन के लोग घुस गए थे। हमारे फौज के लोगों को किस तरीके से अपमानित होना पड़ा था। वो न जाने क्या नुकीली चीज लाए थे, वो वॉर नहीं, किसी और नुकीली चीज से नुकसान पहुंचाया था। इसलिए बॉर्डर स्टेट सेंसिटिव स्टेट है। इन बॉर्डर्स को और सुरक्षित करने के लिए सरकार को इन स्टेट के लोगों की बात माननी चाहिए और ज्यादा बजट दे करके वहां पर खुशहाली लानी चाहिए। तुम पढ़े लिखे नहीं हो क्या? तब ठीक है, मैंने अपना कार्यक्रम भेज दिया, हम जाएंगे। मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं और मेरे साथ के पढ़े हुए फौज के बहुत अच्छे स्थान पर हैं। आज भी अगर एनडीए में जाओगे, बड़े पैमाने पे जॉर्जियंस आप पाओगे। अभी कुछ दिन पहले 100 साल एक मिलिट्री स्कूल के मनाए जा रहे थे, उस कार्यक्रम में मैं भी शामिल हुआ था। बड़े बड़े अधिकारी वहां आए थे, रिटायर्ड अधिकारी भी थे। फौज को और मजबूत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से वॉर में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमारे जितने भी मिलिट्री स्कूल्स हैं या जहां पर बड़े पैमाने पे ऑफिसर्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी वॉरफेयर है उसमें भी हम लोग मजबूत दिखाई दें, इसलिए ऑफिसर्स भी अच्छे हों और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तभी हमारी फौज मजबूत दिखाई देगी। किस पे? और उसके बाद अभी जो ट्रेड है 2014-15 में वो 60.41% था। 23-24 का जो ट्रेड है वो 101.75 अरब डॉलर लगभग चाइना के साथ बढ़ा है। क्या कहेंगे एज अ थर्ड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ दिस कंट्री आपका क्या? बहुत दिनों बाद ही आए हैं पत्रकार हमारे, चीन के खिलाफ हम लोग हैं। प्रधानमंत्री जो मेड इन इंडिया पर बहुत फोकस कर रहे हैं। अरे तुम्हें बोल तो दिया, क्या समझ में नहीं आता तुम्हें? भाई ऐसे ये पत्रकार साथी बहुत जागरूक है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसने पूछ लिया, लेकिन ये प्रेस में आता नहीं है, कभी कभी आता है। कई मौकों पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि चीन हमारी जमीन को भी कब्जा कर रहा है, हमारे बाजार को भी कब्जा कर रहा है। और आज जिस ट्रेड की आप बात कर रहे हैं, हमारा पूरा बाजार भरा पड़ा है चीन के सामान से। तो एक तरफ जहां आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, या उनकी जो स्कीम और थी मेक इन इंडिया को और सपोर्ट करने के लिए, वो सब स्कीम्स फेलियर रही हैं। आपकी स्कीम्स जमीन पर नहीं पहुंची,
भाजपाइयों के लिए इतना ही है कि ये लोग मुंह से स्वदेशी और मन से विदेशी हैं। और जब तक हमारे उद्योग कारखाने लगाने वालों की मदद नहीं करेंगे, कोई पॉलिसी के तहत हमारे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, और फिर 2014 से लेकर के आज कितने साल हो गए? 11 साल हो गए। सोचिए 11 साल में आपको रिजल्ट नहीं दे पाए, और हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं सब हमसे खिलाफ हो गए। जब हम लोग स्पीचेस सुनते हैं और देश के लोगों की, आप सोचिए किस लेवल पे वो बात कर रहे हैं, किस लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को तो विदेश पसंद ही नहीं है, तो क्यों मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी को विदेश पसंद नहीं है। इसलिए सबसे पहले अगर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है तो मुख्यमंत्री जी को हटाइए उत्तर प्रदेश से। क्यों, आपने विधानसभा में नहीं सुना था? याद कीजिए, क्या था? विदेश पढ़ रहे हैं इनके बच्चे। आप बताइए अमेरिका में कितने बच्चे पढ़ने जाते थे हमारे? लगभग 8 लाख से ज्यादा बच्चे विदेश पढ़ते हैं हमारे, जिसमें सबसे ज्यादा अमेरिका में पढ़ने जाते थे। और नौकरी करने वाले भी सबसे ज्यादा वहीं पर है। H1 वीजा जो चाहिए, कंपनियों को मुनाफा कम करने के लिए उनका वेतन हो जाएगा, बेचारे आएंगे वापिस। उन्हीं लोगों ने सुना है, हमने हालांकि नहीं कहना चाहिए लेकिन सुना है कि H1 वीजा वालों ने ज्यादा वोट दिया बीजेपी को। आप छोड़िए, जाओगे नहीं यहां से। चलिए मैं एक बार फिर देखिए, अभी जो अब तो जानवर राजधानी तक आ गए हैं। सुनिए, अभी नहीं, गाने हैं दो गाने हैं। एक मिनट, धन्यवाद। हमें अपने बहराइच में तो है ही जो हमला हो रहा है बहराइच में, और हमारे जितने भी, एक मिनट मेरी गलती है, ये मैंने जल्दी विदा कर दिया। 2 गाने अभी बहराइच में तो है ही है, लेकिन अब तो राजधानी तक आ गए हैं जानवर। राजधानी में सीतापुर, लखीमपुर, सब जगह जानवर हैं। तो बताओ, राजधानी में आ गया, सरकार को पता है कि नहीं पता है? तो AI जनरेटेड है, उस पर FIR करिए, जिसने भी जनरेट की है। तो तुम्हारी AI फेल है। तुम्हारी AI क्या कर रही है? अगर AI किसी ने जनरेट कर दी इमेज, तो तुम्हारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या काम कर रही है बताइए आप? सरकार की AI कहां है? तो सरकार पीछे है और लोग आगे हैं। इसलिए मैं पार्टी के हमारे प्रवक्ता और बहुत बड़े कवि अशोक यादव जी, इनका गाना पहले चलाया जाए, उसके बाद कन्नौज के एक हमारे मतीन हैं, उनका भी गाना इसके बाद प्ले हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।